नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। क्योंकि उपन्यासों का टॉपिक हमारा चला हुआ है, उपन्यास हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं से संबंधित जो हमारा टॉपिक चला हुआ है उसमें हम उपन्यास कर रहे हैं। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासों में केंद्र बिंदु बनाते हुए प्रेमचंद के आधार पर हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम को बांटा हुआ है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास हम कर चुके हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास हम आज करेंगे। उसके बाद रह जाएंगे हमारा प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इन्हीं बिंदुओं में से हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो उपन्यास से संबंधित टॉपिक है टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट में हर परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। एक दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो हमें बिल्कुल डिटेल से तथ्यों को करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है साथ साथ हमें उस टॉपिक से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर भी करने होते हैं। तो इसी तरह हमारी क्लासेस चली हुई है। तो देख लेते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों को, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग परिवर्तक के रूप में माने जाते हैं। मैंने आपको बताया ही है कि प्रेमचंद को ही केंद्र बिंदु मान करके, प्रेमचंद को ही आधार मान करके हिंदी उपन्यासों को विकास क्रम रखा गया। कि सही अर्थों में प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया, ये बात आप लोगों को पता ही है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो प्रेमचंद जी को ही उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है या प्रेमचंद जी को ही उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण भी किया है। समाज में नारी की यंत्रणा, बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, शोषण और जाति पाति छुआछूत की घृणित परंपरा आदि को उन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का प्रयास किया है। ये आप लोगों को प्रेमचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो उनकी विशेषताएं रहीं उनके उपन्यासों की, ये इसमें बताई गई है। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न वैविध्य जीवन या वेश्यावृत्ति को समाज में जघन्य या घृणित अपराध के रूप में देखा है। ये आपको इसके उपन्यासों को पढ़कर ही आपको समझ आ जाता होगा। जैसे कि बेमेल विवाह निर्मला उपन्यास को आपने पढ़ा होगा, दहेज प्रथा भी उसमें दिखाई गई है। तो जितने भी प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे कि सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, ये सभी उपन्यास जो सामाजिक कुरीतियों से, जैसे दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, इनसे जो समाज में जो घृणित अपराध के रूप में जो प्रथाएं चली हुई थी उनसे संबंधित उन्होंने ये उपन्यास लिखे हुए हैं। अपने सभी के सभी देख लेंगे प्रेमचंद के किस उपन्यास में किस चीज़ का वर्णन किया गया, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित उपन्यास रहे हैं। ये आप लोगों को पता ही है। काफ़ी सारे उपन्यास आप पढ़ भी चुके होंगे प्रेमचंद जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कोटेशन दी हुई है, तो इसे हम देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में कोटेशन भी यानी कि कथन भी पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है। तो देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद जी के संबंध में क्या कहा है। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे।
अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हो तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ये कोटेशन है, ये जो कथन है ये किन के द्वारा दिया गया? प्रेमचंद के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन और द्विवेदी जी के कथन दोनों इम्पोर्टेंट है भाई। आपको बिल्कुल हर एक कथन को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ये किसका द्वारा कहा गया कथन है। और कुछ की पॉइंट भी होते हैं इनके से संबंधित, जब मैं कथनों को कराऊंगी तो उनमें बता दूंगी कि अगर इस तरह की बात कही हो या ये शब्द बार बार प्रयोग में लाया गया है तो वो किस विद्वान का कथन होगा। फिर आपको पहचानने में थोड़ी और आसानी से हो जाएगी। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रमुख है, मतलब जो प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है वो देख लेते हैं हम कौन कौन से प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास रहे हैं। सेवा सदन सबसे पहले देख लेते हैं सेवा सदन को, क्योंकि सेवा सदन 1918 में जो प्रकाशित हुआ सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद जी का, इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यासों को नई दिशा भी प्राप्त हुई। प्रेमचंद के पहले उर्दू में पहले ये जो उपन्यास है ये उर्दू में बाजार हुस्न नामक उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से दिया। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद का उर्दू नाम पहले क्या था? बाजार हुस्न दे देंगे, गोसाई आफियत दे देंगे, या फिर कोई और अन्य नाम जो अन्य उपन्यासों के। प्रेमचंद जी ने पहले जो जितने भी उपन्यास लिखे थे उर्दू भाषा में लिखे थे, फिर बाद में उनका हिंदी अनुवाद किया। तो हमें दोनों नाम याद रखने होंगे, एक उर्दू भाषा जो के उपन्यास है प्रेमचंद जी के, और फिर उनका जो अनुवाद हिंदी अनुवाद में किया गया, हिंदी नाम भी हमें याद रखना होगा और उर्दू नाम भी हमें याद रखना होगा। तो दोनों नाम, और परीक्षा में आजकल ये अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो जाता है हमें उसका उर्दू नाम याद रख लेना, लेकिन हम बार बार उसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सेवा सदन, सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है? बाजार हुस्न, सन रहा 1918। सिर्फ ये 3 बातें इसमें याद रखने के लायक है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। ये पूछ लेंगे, सेवा सदन की विशेषताएं में देंगे कि सेवा सदन में दहेज प्रथा को दिखाया है, कुलीनता का प्रश्न भी दर्शाया है, पत्नी का स्थान बताया है, सम्मान आदि के संबंध में नहीं बताया। तो जिसमें हमें हर एक विशेषताओं के बारे में देख लेना है कि उनमें ये पूछ लेंगे ये कौन सा गलत है। तो 4th ऑप्शन में अगर वे नहीं डाल करके पूछ लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी उपन्यास हैं उनकी विशेषताएं क्या रही, क्या उसके अंतर्गत बताया है, उनके उर्दू नाम क्या रहे, उनका हिंदी नाम क्या रहा और उनका प्रकाशन वर्ष रहा। आई होप आप मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं तथ्यों से प्रश्न बनते हैं। और जैसे हम प्रश्नों को करेंगे तो आप देख लेना किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। दूसरा उपन्यास रहेगा प्रेमचंद जी का प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम जो कि 1922 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष रहा, और प्रेमचंद जी का ने उर्दू का नाम जो था इनके प्रेम आश्रम का गोशाए आफियत नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेम आश्रम नाम से किया। आप लोगों को पता ही है। उनमें उन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन के संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्या आदि को उद्घाटित किया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। नेक्स्ट है रंगभूमि। रंगभूमि में उन्होंने क्या दिखाया है देख लेते हैं, और किस नाम से क्या नाम उनका उर्दू का नाम रहा। 1925 ईस्वी प्रकाशन वर्ष रंगभूमि का, क्योंकि हर एक उपन्यास के प्रेमचंद जी के आपको प्रकाशन वर्ष हमेशा याद रखना है। जैसे सेवा सदन 1918, फिर हमने पढ़ा प्रेम आश्रम 1922, अब पढ़ रहे हैं रंगभूमि 1925, क्योंकि प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उनका डायरेक्ट प्रकाशन वर्ष भी पूछ सकते हैं या फिर क्रम वाइज लगा कर भी
परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी मैं बार बार कहना चाहती हूँ, प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं वे सारे वेरी इम्पोर्टेंट हैं। उनका प्रकाशन वर्ष, उनके अंदर किस चीज़ की विषय वस्तु दिखाई गई है या फिर उनका उर्दू का क्या नाम रहा, ये सभी तथ्य आपको बार बार पढ़ते हुए याद कर लेने हैं। रंगभूमि 1925, प्रेमचंद का उर्दू जो नाम है इनका रंगभूमि का चौगाने हस्ती, चारों तरफ रंग ही रंग बिखर गए। इस तरह आप अपनी खुद की ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं आपको अधिक से कभी भी ज़्यादा ट्रिक नहीं बताती। एक दो अगर ध्यान आ जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ट्रिक से हम याद कर तो लेते हैं लेकिन परीक्षा में हम उस ट्रिक को ही भूल जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी करो आप कड़ी मेहनत करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए, अच्छे से याद करते हुए चलोगे तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बार बार तथ्यों को रिवाइज करो, बार बार मेहनत करो, यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है भाई, कोई आपको एक बार में चीज़ें याद करा दे या कोई ऐसी ट्रिक बता दे फिर आप उन ट्रिक में ही उलझ करके रह जाओ। एक दो चीज़ें हाँ, जैसे इसको डायरेक्ट ये पता चला रंग चौगाने हस्ती, चारों तरफ हस्ती में रंग ही रंग फैले हुए, तो आप याद कर सकते हो। आप जितनी खुद की ट्रिक बना करके याद करोगे आपको अधिक बेनिफिट रहेगा। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय जनजीवन का रंगमंच किस उपन्यास को कहा जाता है। प्रेमचंद जी के तो रंगभूमि को कहा जाता है। और इसके जो नायक है वो सूरदास जी रहे हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सूरदास किस उपन्यास का नायक है या किस उपन्यास का पात्र है प्रेमचंद जी का, तो रंगभूमि का पात्र रहा है सूरदास। इनमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता आदि का यथार्थ चित्रण हुआ है इस उपन्यास के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं हम कायाकल्प को। कायाकल्प 1926 ईस्वी, यह प्रेमचंद के नए ढंग का उपन्यास है और पुनर्जन्म से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कायाकल्प जो है किस प्रकार का उपन्यास है, नए ढंग का उपन्यास कौन सा है या पुनर्जन्म से संबंधित प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है, तो वो हो जाएगा कायाकल्प, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 रहा। आगे देख लेते हैं निर्मला। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है 1927 में। निर्मला जो उपन्यास है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी गई है। भाई शुरुआत देखी गई है निर्मला उपन्यास से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की। इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भौगोलिकता या यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। और प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया है। आई होप आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ होगा। निर्मला हमारी छोटी क्लासों में भी लगता था, निर्मला उपन्यास 11th-12th की क्लास में लगता था शायद, तो हमने वहीं से जैसे निर्मला को पढ़ा तो उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा कि दहेज प्रथा और बेमेल विवाह का, निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के युवक से हो जाता है और उसका जो पुत्र होता है वो निर्मला की ही उम्र का होता है लगभग। तो इस तरह ये जो मनोस्थिति है ये सभी भावनाएं भी है हमें उस उपन्यास के अंतर्गत देखने को मिली है। बहुत अच्छा उपन्यास है, जिस भी अभी किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो। गबन। गबन जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का 1931 में लिखा गया। इसमें लेखक के पारिवारिक जीवन का मनोविश्लेषण चित्रण है। यह भी इसी प्रकार का उपन्यास है। इन्होंने उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता, ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि किस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता को दर्शाया है या आभूषणों का वर्णन किया गया है, तो वो हो जाएगा आंसर हमारा गबन। तो गबन में उन्होंने अब नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन का चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की सृष्टि की है। अगला देख लेते हैं हम कर्मभूमि। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास में मंदिर
मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण इसमें किया गया है और उनके पाठकों को सहानुभूति जागृत की है। कर्म भूमि के अंतर्गत आपको ये समस्याएं देखने को मिलेगी और इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1932 ईस्वी में। फिर रहा गोदान के 1936 में। यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास रहा है। तो प्रौढ़तम जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा है। यह गोदान 1936 ईस्वी में। यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है। आप लोगों ने ये उपन्यास अवश्य ही पढ़ा होगा कि होरी और धनिया नामक इसमें नायक नायिका रहते हैं। किस प्रकार से गौ की इच्छा रखने की, गाय की इच्छा रखने से पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है, लेकिन वे गाय नहीं खरीद पाते। अंत में जो 2-4 आने वे अपने जीवन में वे जोड़े हुए हैं, अपनी मुट्ठी में लेकर ही वे भगवान को प्रिय हो जाते हैं। और जो उनकी पत्नी होती है धनिया, जब वे जमींदार आते हैं तो गोदान करने की जो प्रथा होती है, अंतिम एक प्रथा होती है, जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति को गोदान करना होता है मुक्ति पाने के लिए। तो धनिया कहती है कुछ पैसे दे करके उनको, जो गोदान ब्राह्मण गौ लेना चाहते हैं तो उनको पैसे देते हैं। तो वह कहते हैं कि यही हमारा गोदान है, हमारी तो जमा पूंजी जीवन की यही है, इसी से हम एक गाय खरीदना चाहते थे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा उपन्यास है, सभी समस्याओं को दर्शाया हुआ है। इसमें शहरी वातावरण से भी संबंधित इसमें हमें देखने को मिलता है और ग्रामीण जीवन से संबंधित भी देखने को मिलता है। इसके जो पुत्र रहा है होरी का गोबर, उसकी जो मनोवृत्तियाँ, जो उसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं एक नवयुवक में, तो ये सभी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है गोदान। तो अगला देख लेते हैं हम नेक्स्ट उपन्यास मंगलसूत्र में अपूर्ण, ये जो उपन्यास रहा प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र, ये उनका अपूर्ण उपन्यास रहा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा रहा, अपूर्ण उपन्यास कौन सा रहा, तो वो है मंगलसूत्र। यह मुंशी जी का अधूरा उपन्यास था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रही। इसके कारण वे पाठकों के प्रति अधिक लोकप्रिय रहे। जो प्रेमचंद जी के उपन्यासों की जो प्रमुख विशेषता वो क्या थी, ये भी प्रश्न बनता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास किस प्रकार के थे, तो उनके उपन्यास रहे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का आप मतलब क्या समझोगे? पहले वे आदर्श के उपन्यास लिखते थे, केवल उनमें आदर्शता का पुट होता था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे के जीवन में लिखने शुरू कर दिया, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े सभी चीज़ों को देखते हुए फिर उनमें यथार्थतावादी भी उनके उपन्यासों में आ गई। तो आदर्श से यथार्थ की तरफ वे उन्मुख पहुँचे, इसीलिए उनके उपन्यासों को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन और अन्य समकालीन उपन्यासकार रहे हैं, ये भाई नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, फिर आप देखते भी नहीं हो। मैंने अच्छा नहीं लगता कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उपन्यासों से संबंधित, हम उस क्लास में वीडियो को इस उपन्यासों को हम करेंगे, प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासों को।
तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।